हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 में से अगर आप लोग 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। कुछ डाउट्स वगैरह हो बीएड से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पे देख सकते हैं, तोता जैसे रट लो इनको। ओके, 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जो मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं, तो ध्यान से क्लास को देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ। साथ ही अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए, एक साथ चाहिए, तो आप लोग ये ले सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। 490 पेज की पीडीएफ है। बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्स है। मात्र 149 रुपये में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल मिलेगा। कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। 6 जुलाई को आपका एग्जाम है तो तैयारी आप लोग जोरों से करिए, ठीक है। समय आपके पास कम है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन में ही स्टार लगा लीजिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? पहले क्वेश्चन में ही स्टार लगाइए। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से कर रहा हूँ, स्टार लगा के नोट जरूर करिएगा। और इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? भाई सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आगे आपका बीएड में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो 11 वर्ष का समय जो है किसकी रचना है? ये जो है रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। डॉट डॉट व्यक्ति को किंकर्त व्यामी मूड बना देती है। क्या जो है व्यक्ति को किंकर्त व्यामी मूड बना देती है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे दुविधा जो है व्यक्ति को किंकर्त व्यापी मूड बना देती है। दुविधा ध्यान रखना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो सूर सागर की रचना सूरदास ने व्रज भाषा में की थी। मतलब किस भाषा में किए थे? व्रज भाषा में किए थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? स्टार लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। यामा किसकी रचना है? यामा सभी को पता भी होगा, 10th से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे। महादेवी वर्मा की रचना है यामा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? ये भी बहुत ही बेहतरीन पंक्ति है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है ये वाली पंक्ति। इसके रचनाकार कौन है? पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो यह जो है पंक्ति जो है यानी कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यह जो पंक्ति है इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया है? किस नागर में, किस उपन्यास में? सॉरी, 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सरकारी सीट लेना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितना मटेरियल आपको दिया जा रहा है उतना आप लोग एक्सेप्ट करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, रिवीजन करते रहें। केवल वीडियोस देखने से आपका काम नहीं होगा। और क्लासेस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। बस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, बाकी मेरा काम है बेहतरीन कंटेंट देना, ठीक है। तो अमृतलाल नागर
कि किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है, तो वह है मानस का हंस। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानस का हंस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। मानस का हंस उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर का। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मूर्धन्य व्यंजन बताइए कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 नंबर पक्का है। मूर्धन्य व्यंजन है कौन सा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ये ऋषि होता है आपका, ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद टा वर्ग होता है, ठीक है, टा ठा ढा हो जाएगा। उसके बाद रा होता है, इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये सिटी वाला सा, ठीक है, इन सभी का उच्चारण स्थान जो है मूर्धन से होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कोई है टा है, तो टाक जो है मूर्धन्य व्यंजन है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों सा में आप लोग कन्फ्यूजन होते होंगे, ये वाला सा और ये वाला सा और ये वाला सा। तो इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन से होता है। ठीक है, चलिए, संख्यावाचक विशेषण है कौन सा? संख्यावाचक विशेषण है कौन सा? चलिए, संख्यावाचक विशेषण है कौन सा? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। टीचर आपको बनना है तो आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे भी आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स रहेंगे, वो अपडेट्स आपको सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से। ओके, बस आप लोग जुड़े रहें, निश्चित है आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। तो संख्यावाचक विशेषण है कौन सा? PDF को आप लोग जरूर डाउनलोड किया करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। संख्यावाचक विशेषण है आपका 3, क्या है? 3। ठीक है, चलिए, अधिकरण की विभक्ति है, अधिकरण की विभक्ति है, बताइए अधिकरण की विभक्ति है। 60 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। अधिकरण की विभक्ति है कौन? पर है, ठीक है, पर। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक तो है नहीं, अनिश्चित संख्यावाचक, परिणामवाचक, ना ही परिणामवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब बहुत से बच्चे थे, कुछ कंफर्म नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। साधु का स्त्रीलिंग क्या है? साधु का बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इसको भी अभी नोट करिएगा। साधु का स्त्रीलिंग क्या है? तो साधु का नोट कर लीजिए, स्त्रीलिंग होता है साध्वी। क्या होता है? साध्वी होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक करने में आपका क्या जाता है? लाइक करिए। अगर क्लास हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करें आप लोग, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। ठीक है, इतना मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, तो बस लाइक तो बनता है एक। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ये इसका शुद्ध अशुद्ध बहुत पूछा जाता है, तो कवयित्री देखिए यही इसका शुद्ध रूप है, इसको नोट कर लीजिएगा, कवयित्री बिल्कुल शुद्ध रूप है। एक श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, एक आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है। चलिए, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण का बोध होता है, ठीक है, परिश्रमी शब्द में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जबरदस्त प्रश्न है। टॉपिक वाइसी क्लासेस में ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। अगर आप लोग टॉपिक वाइसी क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। एंड जो दोपहर में 2:30 बजे जीके जिसकी क्लास होती है उस क्लास को तो बिल्कुल भी आप लोग देखना मत भूला करें, ठीक है। उसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न करवाता हूँ, मतलब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मतलब वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर प्रैक्टिस सेट में मेरी क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्राण ऐसा शब्द है जो हमेशा यानी कि प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह। प्रत्येक प्रश्न के लिए या में या के या से 4 संभावित उत्तर यहाँ पे बताइए आप लोगों को क्या आएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर, ठीक है, यहाँ पे के आ जाएगा। ओके, चलिए, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है कैसा? वह सर्वनाम है कैसा? सर्वनाम संज्ञा की क्लास नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा, वह सर्वनाम है कौन सा? निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है।
ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है कौन सा? अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है कौन सा? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है कौन सा? अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है कौन सा? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, इसमें बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है बहुत सुंदर, ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे बहुत सुंदर जो है आपका विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। पशुता शब्द उदाहरण है किसका? पशुता शब्द उदाहरण है किसका? किस संज्ञा का उदाहरण है? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिवाचक है नहीं, द्रव्यवाचक है नहीं, जातिवाचक संज्ञा है नहीं है, तो पशुता शब्द उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जबरदस्त प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 3 भेद होते हैं या 4 भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, ये आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। और ऐसे पूछे तो 5 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति धन आदि है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या? मोहन घूमना, खरीदारी या बाजार? मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी लोगों को पता भी होगा। समास की क्लास को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी समास की क्लास। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए, मृग नयनी में कौन सा समास है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। मृग नयनी में कौन सा समास है? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मृग नयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समास के प्रश्न अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, समास वाली क्लास को पूरी देखिए। 3 क्लास आई थिंक हुई थी समास की, ठीक है। सीमा का पर्यायवाची है, सीमा का पर्यायवाची क्या है? सीमा का पर्यायवाची क्या है भाई? अलावा है, ठीक है। क्या है? अलावा। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिमालय का पर्यायवाची बताइए इसमें। हिमालय का पर्यायवाची बताइए। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिमालय का पर्यायवाची है हिमगिरी। हिमालय का पर्यायवाची क्या है? हिमगिरी है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुर्लभ का पर्यायवाची है। दुर्लभ का पर्यायवाची है क्या? दुर्लभ का पर्यायवाची है क्या? सभी लोग जवाब देंगे। दुर्लभ का पर्यायवाची है नायाब। क्या है? नायाब है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79 से 81 तक में आपको विलोम शब्द बताना है। जैसे यहाँ पे करुण का विलोम बताना है। करुण का, करुण का बताइए विलोम। 79 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। करुण का विलोम क्या हो जाएगा? तो करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरत का बताइए क्या हो जाएगा? औरत का विलोम क्या हो जाएगा? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। औरत का विलोम क्या हो जाएगा? आदमी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हित का बताइए। हित का बताइए। हित का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हित का क्या हो जाएगा? तो हित का हो जाएगा अहित। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द क्या है? दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द क्या है? 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से एक क्वेश्चन भी है,
चलिए इसका पहले जवाब दीजिए। दोपहर से पहले के समय के लिए एक शब्द क्या है? पूर्वाह। क्या है? पूर्वाह। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है, दोपहर में कौन सा समास है आप लोग बताइए। दोपहर में कौन सा समास है? चलिए साखी का तत्सम बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है। साखी का तत्सम रूप आपको बताना है, तो साखी का तत्सम रूप है साक्षी। क्या है? साक्षी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत सारे लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें। बेस्ट स्कोर करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, स्टडी करते रहें आप लोग। तो एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है कौन सा? एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है कौन सा? प्रत्येक तो है नहीं है, सींक भी नहीं है, त्वंक भी नहीं है, एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है आपका दैनिक। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं क्या? जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वह कहलाते हैं क्या? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को शेयर कर दिया करें, दूसरों की आप लोग हेल्प करें। आपकी हेल्प मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरों की हेल्प बहुत ही करना ज़रूरी होता है ताकि उन लोगों को पता चल सके कि बेस्ट क्लास भी होती है यूट्यूब पे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई, फॉर्म तो बहुत फिलअप हुए हैं, करीब 6,70,000 से ज़्यादा ही फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि यूट्यूब पे भी तैयारी होती है इस एग्ज़ाम की, तो उनको शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं ताकि सभी को हेल्प मिल सके। तो जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वह कहलाते हैं क्या? वह कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ क्या है? सभी को पता भी होगा इसका आंसर। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है इस कहावत का? कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध अशुद्ध से, पर्यायवाची से, विलोम शब्द से, अनेकार्थी शब्द से, इनसे क्वेश्चंस 100% आएंगे एग्जाम में। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अगर आप लोग 50 में से 25 प्लस जा रहे हैं, 25 प्लस जा रहे हैं तो बेस्ट है आप। ठीक है, आप लोग बेस्ट हैं एग्ज़ाम में। ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोग सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फुल कॉन्सेंट्रेट, मतलब माइंड आपका काम करेगा। ठीक है, एक्टिव रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर मतलब एग्ज़ाम देंगे आप लोग। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसका चयन करना है। तो मुहूर्त ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है आपको। चारों विकल्पों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा जो है सही वाक्य है। बस 25 से नीचे अगर आपका आ रहा है तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है डेली। देखिए, और कुछ चैप्टर्स अभी बाकी हैं, तो कल क्लासेस होंगी, या तो आज शाम को मैं जो सब्जेक्ट एबिलिटी वाली क्लास होती है शाम को, उसकी जगह पे करवा दूंगा। आप लोग बताइए क्लास चाहिए शाम को हिंदी की? एक कोई चैप्टर उड़ा देता हूँ आज। तो इसमें देखिए कौन सा वाक्य सही है, यही वाला। वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है, यही वाला बिल्कुल सही वाक्य है। ठीक है, चलिए हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, पद में निहित रस कर चुनकर लिखिए। कौन सा रस है इसमें बताइए आप लोग। 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर आपको पता करना है कि किस पंक्ति में कौन सा रस है, तो सबसे पहले आपको स्थायी भाव सभी रस के याद करने होंगे। ठीक है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, पद में निहित रस चुनकर लिखिए, करुण रस। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी रस के स्थायी भाव बताइए। सभी रस के स्थायी भाव आप लोग बताइए। श्रृंगार का, भयानक का, वीर का, करुण का, चारों के बताइए। मात्रिक छंद कौन सा है बताइए निम्नलिखित में से। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मात्रिक छंद है कौन सा? दोहा जो है आपका, दोहा छंद मात्रिक छंद है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है? सुंदरता जो है साधारण धर्म है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 92 से 94 में आपको गद्यांश पढ़कर उसका उत्तर देना है। जहाँ से यहाँ पे देखिए इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गद्यांश के प्रश्न अगर आ जाएं एग्जाम में, वैसे आएंगे तो आएंगे 100 प्रश्न आएंगे, 3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएंगे। वैसे भी आप लोग 10th से पढ़ते चले आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा इसकी PDF आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़ने में समय लग जाएगा। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है? संगति। संगति के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुशंग का अर्थ क्या है?
कुशंग का अर्थ क्या है? कुशंग का अर्थ है बुरी संगति, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे आंसर आपको वही गद्यांश से मिलेंगे। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? संगति का महत्व के बारे में बताया गया है। वैसे तो आप लोग 3 के 3 भी कर लिए होंगे, ठीक है, अगर गद्यांश को पढ़कर दिए होंगे आंसर। कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उचित जो है विकल्प चुनना है आपको। ये कविता है और इसमें आपको बताना है, तो बहुत ही बड़ी कविता है। थोड़ा मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? तो इसमें लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को जो है संबोधित कर रहा है, ठीक है। डी वाला करेक्ट हो जाएगा। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? आई थिंक ये क्वेश्चंस सीटेट या यूपी टेट के इसी बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? तो लेखक नाविक इसलिए बनना चाहता है, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त कविता है ये, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? नाव को जो है बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया है? इसका तो आंसर आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं, इसलिए बांधा गया है खूंटियों से, ठीक है, बांसों से। चलिए, माँ तो बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है? माँ तो बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है? लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कविता में प्रयुक्त जो है शब्द युग्म आते हैं कौन से? कविता में प्रयुक्त शब्द युग्म आते हैं कौन से? वो है दूर दूर और ऊंची ऊंची। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि तैर कर जो है पहले रखा गया है, ये आपको बताना है। क्योंकि लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस कविता को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा। और ये थी क्लास आज की हिंदी की ज़बरदस्त क्लास। और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।